हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम यथार्थ हॉस्पिटल्स के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनका बिजनेस मॉडल क्या है, देन इसके बाद फिर हम इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया था क्वार्टर 2 का उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इनका कॉन्फ्रेंस कॉल, जो मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने बिजनेस को लेकर के क्या क्या चीज़ें बताई हैं। एंड लास्ट में हम फिर इनका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल देखते हैं। तो यथार्थ हॉस्पिटल बेसिकली एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है जो कि नॉर्थ इंडिया में है। इनके सारे हॉस्पिटल्स आपको एनसीआर बेल्ट में मिलेंगे, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद एंड जो आपका गुड़गांव वाला सेगमेंट है उस वाले सेक्टर में इनके सारे हॉस्पिटल्स मिलेंगे। इनके टोटल आप हॉस्पिटल्स अगर आप देखें तो 8 हॉस्पिटल्स हैं एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है। मींस इनके हॉस्पिटल में सारे तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। आइदर वो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, आइदर वो आपका जो कैंसर ट्रीटमेंट हो, आइदर वो पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट हो, आइदर वो किसी भी तरीके का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, किडनी हो, लंग्स हो, लीवर हो, सब कुछ सारे ट्रीटमेंट ये करते हैं। एंड इनकी अगर बेड जो टोटल जो नंबर ऑफ बेड्स हैं उसमें 78% इनकी जो बेड है वो आपके मेट्रो सिटीज में मीन दिल्ली एनसीआर रीजन में है, जिसकी वजह से इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो भी काफी अच्छा है। एंड इन फ्यूचर भी ये अपने जितने हॉस्पिटल्स अभी नए नए हॉस्पिटल्स ये जितने खोल रहे हैं वो सारे के सारे एनसीआर रीजन या उससे लगे हुए एरिया में ही खोल रहे हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये भी बता रहा है कि आगे आने वाले समय में आपको इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड और अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ मिलेगा और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इनके हॉस्पिटल्स में टोटल अभी देखेंगे तो मोर देन 2500 बेड्स हैं। एंड जो इनके बेड की ऑक्यूपेंसी है, मीन्स इनके हॉस्पिटल में जितने नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल है उसमें कितने पेशेंट एट ए टाइम एडमिट रहते हैं, तो वो ऑक्यूपेंसी रेट इनका 66% है, जो कि लास्ट ईयर में 60% हुआ करता था, वहां से बढ़ा है। तो ये भी काफी अच्छी बात है इनके बिजनेस के लिए। एंड अगर आप इनके पिछले 10 साल का इनका रेवेन्यू सीएजीआर, रेवेन्यू ग्रोथ का सीएजीआर देखते हैं तो मोर देन 40% है, बहुत अच्छा है। पूरे हॉस्पिटल सेगमेंट में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है इनका पिछले 10 साल में अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो। एंड अगर आप इनका इबिटा का ग्रोथ देखें पिछले 10 साल का तो वो भी मोर देन 35% है, काफी शानदार है। एंड अगर आप इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ देखते हैं पिछले 10 साल के सीएजीआर तो वो मोर देन 61% है, जो कि पूरे ही सेगमेंट में बेस्ट है। केवल आयुर्वेदिक सेगमेंट में एक कंपनी है जिनासिको लाइफ केयर, जिनका फाइनेंशियल पैरामीटर्स इनसे बेटर है। अदरवाइज अगर आप एलोपैथिक वाले सेगमेंट में देखेंगे तो आई थिंक ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं। इनके आसपास के फंडामेंटल्स मैक्स हॉस्पिटल के आपको मिल जाएंगे, फिर इनके सबसे बेस्ट हैं। तो दोस्तों चलिए अब इनके कॉन्फ्रेंस कॉल, ये तो इनका सिंपल बिजनेस मॉडल था जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आपको डिटेल में जानना है तो मेरा एक लास्ट वीडियो है जिसमें आप जाकर के डिटेल में इनका बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं। चलिए हम इनका अब कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर चलते हैं एंड उस कॉन्फ्रेंस कॉल में ही हम इनके रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के ओपनिंग रिमार्क में बताया कि इनका जो ये इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया वो पूरी इंडस्ट्री का सबसे लीडिंग परफॉर्मेंस है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। पूरी इंडस्ट्री में इनसे बेटर परफॉर्मेंस किसी ने नहीं दिया है। एंड ये इनके लिए भी ये किसी एक क्वार्टर में हाईएस्ट रेवेन्यू एंड हाईएस्ट एबिटा ग्रोथ आया है। एंड इसके अलावा इनका कुछ लास्ट क्वार्टर में इनका कुछ इनकम टैक्स इशू था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इनके कुछ टैक्स रिलेटेड इशू थे जो कि अभी सॉल्व आउट हो गया है। एंड इनकम टैक्स में इनके कुछ प्रोविजनल थे, कुछ प्रोविजनल प्रॉपर्टीज थे जिनको उन्होंने अटैच कर लिया था। एंड इनके अलावा कुछ इनके फिक्स डिपॉजिट थे बैंक्स में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच कर लिया था। तो वो सारे एसेट्स और वो सारे एफडी जिनके अनफ्रीज कर दिए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। एंड जो इनका लॉन्ग पेंडिंग इनकम टैक्स इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। एंड इसके अलावा इन्होंने इस क्वार्टर में मिस्टर रमेश कृष्णन, जो कि एक हेल्थ केयर सेगमेंट के वेटरन है, जिनको कि 30 ईयर से ज्यादा का हेल्थ केयर सेगमेंट का एक्सपीरियंस है, उनको एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्होंने अपॉइंट किया है। एंड इसके अलावा जो क्रिसिल जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल ने इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है, उसको ए पॉजिटिव कर दिया है। एंड इसके अलावा इन्होंने आगे बताया कि जो इनका मॉडल टाउन में एक्चुअली 2 हॉस्पिटल्स का ये लोग इन्होंने रिसेंटली कैपेक्स किया है, एक मॉडल टाउन न्यू दिल्ली में और एक फरीदाबाद सेक्टर 20 में। तो इनके जो मॉडल टाउन न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल्स है उसको इन्होंने जुलाई के मिड में ऑपरेशनलाइज कर दिया, मीन जुलाई के मिड में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एंड इसमें इनकी टोटल बेड कैपेसिटी 300 बेड्स की है। एंड जो इनका फरीदाबाद वाला जो दूसरा नया हॉस्पिटल जो इन्होंने अभी रिसेंटली कैपेक्स किया था वो भी ऑपरेशनलाइज हो चुका है और उसमें टोटल बेड कैपेसिटी 400 बेड्स की है। एंड इसके अलावा इन्होंने हॉस्पिटल एक आगरा में एक पुराना हॉस्पिटल है शांति वेद नाम से, उसको इन्होंने उसका एक्विजिशन किया है, उसको एक्वायर्ड किया है और वहां पर रिसेंटली 150 बेड्स के साथ इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। और मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि उसको आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में बेड कैपेसिटी को बढ़ा के 250 बेड्स तक लेके जाएंगे।
एंड ये एक ऑलरेडी रनिंग हॉस्पिटल्स है एंड सो इनको जो है ऑपरेशन के फर्स्ट डेज से ही इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन प्लस एबिटा कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका है एंड मैनेजमेंट ने कहा है कि ये हॉस्पिटल अभी इंटीग्रेशन फेज में है, मींस अभी पूरी तरीके से एक्विजिशन अभी इन्होंने कंप्लीट किया, एक्विजिशन तो कंप्लीट कर लिया लेकिन उसको अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसमें कुछ जो फैसिलिटीज है बढ़ा रहे हैं एंड कुछ मैनेजमेंट में उसमें इंटरनल चेंजेस कर रहे हैं। तो ये सारा कंप्लीट करने के बाद उसको क्वार्टर वन जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मींस नए साल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे उसको, और नए साल के फर्स्ट वीक से ही मींस क्वार्टर 4 रहेगा, तो क्वार्टर 4 से ही उनके रेवेन्यू में इनका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा उसमें ये जो नया हॉस्पिटल इन्होंने आगरा में एक्वायर किया है उसका रेवेन्यू भी इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि इन्होंने लेटेस्ट में अभी रिसेंट में कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में अपने पूरे सारे हॉस्पिटल्स में अपग्रेड किए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने रिसेंटली अभी एक रोबोटिक सर्जरी की है, रोबोटिक हिप रिवीजन सर्जरी की है, जो कि दिल्ली में सबसे पहला हिप रिवीजन सर्जरी इन्होंने किया है इस टेक्नोलॉजी से, रोबोटिक टेक्नोलॉजी से। एंड इसके लिए इन्होंने लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम एंड इंटेली ज्वाइंट सॉफ्टवेयर की हेल्प ली है। एंड इसके अलावा इन्होंने एडॉप्ट किया है एडवांस आईटी इनेबल्ड न्यूरो इमेजिंग टेक्नोलॉजी को, जिससे कि जो स्ट्रोक का जो हार्ट स्ट्रोक आता है लोगों को, उसका जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट एंड ज़्यादा फास्ट होगा एंड उसको डिटेक्ट भी पहले से कर लेगा। और ये वाली जो इनकी फैसिलिटी है एडवांस जो ये एआई इनेबल्ड न्यूरो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये इनके ग्रेटर नोएडा वाले हॉस्पिटल में है। इसके अलावा इन्होंने अपने मेडिकल वैल्यू ट्रेवल में भी कुछ स्टेप्स उठाए। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल का मतलब क्या होता है कि ये लोग अलग अलग कंट्रीज में जाकर के अपने सेंटर स्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने जो चेकअप सेंटर है, अपने कैंप्स है वो स्टैब्लिश करते हैं और वहां से जो पेशेंट्स हैं उनको अपने इंडिया वाली फैसिलिटी में, अपने जो ये एनसीआर बेल्ट में इनके 8 हॉस्पिटल्स हैं, इन हॉस्पिटल्स में वहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन्होंने अपनी मेडिकल वैल्यू जो ट्रेवल है उसमें कुछ और चीजें ऐड की हैं। इन्होंने रिसेंटली जो बगदाद जो कि इराक में है वहां पर अपना एक यथार्थ का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस सेटअप किया है एंड इसके अलावा ताशकंद में एक दूसरा ऑफिस सेटअप किया है। एंड इसके अलावा इन्होंने जो जेवर एयरपोर्ट जो कि अपने फरीदाबाद में है, तो जेवर एयरपोर्ट पर अपना एक यथार्थ हॉस्पिटल क्लिनिकल मेडिकल रूम सेटअप किया है एंड जिसकी वजह से इनकी पैसेंजर्स में विजिबिलिटी बढ़ेगी एंड ये इनके लिए जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं उनको वॉल्यूम इनके हॉस्पिटल्स में लेके आएगा एंड जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड वो भी बढ़ेगा। फर्दर इन्होंने ये भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स होती हैं उसके तहत ट्रीटमेंट कराता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अपने हिसाब से वो पैसे देते थे। गवर्नमेंट जितने पैसे किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव करता था उतना इनको पैसा मिलता था। तो गवर्नमेंट ने वो जो पेमेंट था, पेमेंट का टर्म्स, उसको भी रिवीजन किया है और उसमें जो इनके ट्रीटमेंट के जो पहले पुराने नॉर्म्स थे उससे बढ़ा के उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए पैसे अलॉट करने गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। तो जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट के बढ़ाने की वजह से इनका जो रेवेन्यू एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि इनका जो 37% बिजनेस है वो गवर्नमेंट वाले सेगमेंट से आता है। फर्दर इन्होंने ये बोला कि मैनेजमेंट अपने जो नई फैसिलिटीज हैं उनको रैंप अप करने के ऊपर फोकस कर रहा है। इसके अलावा जो इनकी सुपर स्पेशलिटी ऑफरिंग्स हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रीटमेंट हैं उनको एक्सपेंड कर रहा है अपने सारे नेटवर्क हॉस्पिटल में। एंड फर्दर आगे इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। मैनेजमेंट ने ये बताया कि क्वार्टर 2 में इनका रेवेन्यू 28% ग्रो हुआ है, जो अभी बढ़ करके क्वार्टर 2 में 2794 मिलियन हो गया है। एंड इसके अलावा अगर आप इसकी ग्रोथ, ये तो हो गया क्वार्टर 2 वर्सेस क्वार्टर 2 मींस क्वार्टर 2 FY25 में से इनका क्वार्टर 2 FY26 में 28% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। एंड अगर आप क्वार्टर 1 FY26 से क्वार्टर 2 FY26 का रेवेन्यू देखते हैं तो उसमें भी 8% की ग्रोथ आई है, मतलब 8% के रेट से वो भी बढ़ा है लास्ट क्वार्टर से। एंड इनके जो नए हॉस्पिटल्स है वो इनके ग्रोथ के की ड्राइवर हैं। जो नए हॉस्पिटल्स हैं उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 110% की ग्रोथ आई है एंड जो इनके पुराने मेच्योर हॉस्पिटल्स हैं उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19% की ग्रोथ आई है। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि जो इनका नया हॉस्पिटल है ग्रेटर फरीदाबाद में, उसने अभी उनका ऑपरेशन का भी 1 ही साल पूरा हुआ, लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में वो ऑपरेशनलाइज हुआ था। तो 1 साल के ऑपरेशनलाइजेशन में ही उन्होंने टोटल रेवेन्यू का 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऐड किया है, जो कि इनके बिजनेस के स्ट्रेंथ को दिखाता है।
फर्दर इन्होंने ये भी बोला कि क्वार्टर टू में हमने 700 बेड्स ऐड किए हैं अपने टोटल नंबर ऑफ बेड्स में, और हमारे टोटल नंबर ऑफ बेड्स अभी बढ़कर के लगभग 2400 के आसपास हो गया है, और हमारे जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 66% है। फर्दर इन्होंने ये भी बोला कि जो इनका ऑक्यूपेंसी नोएडा वाले हॉस्पिटल में 89% है, ग्रेटर नोएडा में 69% है, नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में 64% ऑक्यूपेंसी रेट है, एंड जो झांसी ओरछा वाला हॉस्पिटल है उसमें 71% ऑक्यूपेंसी रेट है। फर्दर जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है, मींस एक बेड का जो कॉस्ट इनको मिलता है, एवरेज रेवेन्यू आता है वो लगभग 32,015 रुपए है क्वार्टर टू में। एंड इसके अलावा इनके जो मेच्योर हॉस्पिटल्स हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन वाले जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं ये तीन, तो इन तीनों में जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है उसमें 9% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड अगर इनके जो नए हॉस्पिटल्स हैं उसमें इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है उसमें 19% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और दोस्तों इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल्स है, नोएडा एक्सटेंशन वाला जो इनका सबसे पुराना हॉस्पिटल है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी उनको वहां से कंट्रीब्यूट होता है, वहां पर उनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड 40,800 रुपए, जो कि इनके पूरे चेन हॉस्पिटल्स में क्रॉस द हॉस्पिटल सबसे ज्यादा है। एंड इसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 7% की ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट की है। एंड ये स्पेशली ये जो ग्रोथ आई है या जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड सबसे हाईएस्ट है, उसके पीछे रीजन है कि वहां पर इनकी सबसे ज्यादा सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज है, मीन सबसे ज्यादा एडवांस जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, एडवांस जो सर्जरी होती है, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हो, वो सबसे ज्यादा उसी हॉस्पिटल में ये लोग करते हैं। फर्दर क्वार्टर टू में इनका जो इबिटा है वो 35% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वो बढ़कर के 737 मिलियन हो गया है। एंड जो इनका अगर आप दिल्ली एंड फरीदाबाद में जो उन्होंने नए हॉस्पिटल्स अभी ऑपरेशनलाइज किए हैं उसको अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो वो इबिटा घट जाता है, वो घट करके लगभग 18% हो जाता है। मतलब अगर दिल्ली और फरीदाबाद वाले नए हॉस्पिटल ऐड नहीं करते हैं तो इनका इबिटा 35% है, और अगर उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो घट के लगभग 18% हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो न्यू दिल्ली और फरीदाबाद वाला नया हॉस्पिटल है वो भी रिसेंटली ऑपरेशनलाइज, अभी जस्ट 1-2 महीने पहले से ऑपरेशनलाइज होना शुरू हो रहे हैं। तो इनको एडवांस में वहां पर जो कॉस्टिंग होती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो, चाहे डॉक्टर्स का, नर्सेज का, जो स्टाफ रखने का कॉस्ट होता है, वो इनको अपफ्रंट लेना पड़ता है, पहले से लेना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको उस हॉस्पिटल्स में अभी इनिशियली लॉस हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो इबिटा है वो 35% से घट करके इंक्लूड करने पर टोटल 18% हो गया है। लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि आगे आने वाले समय में जैसे वो फुली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो हमको वहां से भी पॉजिटिव इबिटा जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और जो हमारा इबिटा आपको अभी 35% दिख रहा है इबिटा ग्रोथ, वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फर्दर अगर आप इनका इबिटा मार्जिन देखते हैं तो 26.7% है। एंड क्वार्टर टू में इनका पैट 63% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है, काफी शानदार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ है इनका, एंड वो बढ़ करके वो बढ़ा है। एंड अगर इनके बैलेंस शीट के ऊपर मैनेजमेंट ने बताया कि लगभग 3,692 मिलियन का कैश पड़ा हुआ है, एंड जो कि इनको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करता है अगर कोई सूटेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जिनको मिलती है तो उसको एक्वायर करने के लिए। एंड मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि हम अपने ग्रोथ को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम अपने हमारा जो नॉर्थ इंडिया में फुटप्रिंट है हम उसको और ज्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं, और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल्स हम नॉर्थ इंडिया में ओपन कर रहे हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, एंड जो हमारा क्लिनिकल एक्सेलेंस है उसको इनहेंस कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड को और भी बढ़ा सकें। तो दोस्तों ये था इनका ओपनिंग रिमार्क। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की वाले सेगमेंट की तरफ। तो दोस्तों इनसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो इनका जो दिल्ली एंड फरीदाबाद वाला जो सेक्टर 20 में इनका नया हॉस्पिटल है उसमें जो ऑपरेशनल लॉस हुआ है उसकी वजह से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा ओवरऑल इबिटा 3.3% डाइल्यूट हुआ है, क्योंकि इन दो हॉस्पिटल्स को हमें स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में हमें कुछ लॉस हुआ है, क्योंकि हमको अपफ्रंट कॉस्ट लेना पड़ा था नर्सेज का, डॉक्टर्स का, सपोर्टिंग स्टाफ का, एंड जिसका हमने जो पूरा लॉस है उसको क्वार्टर टू में कुछ परसेंटेज अपने बैलेंस शीट में शो किया है, एंड क्वार्टर थ्री में जो रिजल्ट आएगा उसके बैलेंस शीट में कुछ परसेंटेज, मतलब 50% ऑलमोस्ट हमने क्वार्टर टू में शो कर दिया, और 50% लॉस हम क्वार्टर थ्री के बैलेंस शीट में शो करेंगे। एंड उन्होंने ये भी बोला कि आपको जल्दी ही नेक्स्ट 15 से 17 मंथ के अंदर ये दोनों हॉस्पिटल्स हमारे ब्रेक इवन होते हुए दिखाई देंगे और नेट इबिटा लेवल पर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। फर्दर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन इनका जो दिल्ली एंड फरीदाबाद वाले दोनों नए हॉस्पिटल थे उनसे उनके ऑक्यूपेंसी के बारे में पूछा गया, उनकी बेड ऑक्यूपेंसी के बारे में। तो मैनेजमेंट ने ये बताया कि ये कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो दिल्ली वाला हॉस्पिटल है उसको स्टार्ट हुए 3-4 मंथ ही हुए हैं, और फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल तो अभी लास्ट मंथ हमने स्टार्ट किया है, तो अभी हमें उसके बारे में कुछ ऑक्यूपेंसी के बारे में हमको ज्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी करेंटली 13 से 14% ऑक्यूपेंसी रेट हमारा है। एंड
इसको इन दोनों हॉस्पिटल्स को ब्रेक इवन होने में 15 से 16 मंथ का टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इन दोनों ही हॉस्पिटल्स में भी जो कुछ इम्पैनलमेंट होने हैं एंड इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जो टाई अप होता है वो भी अभी नहीं हुआ है, वो भी अभी अंडर प्रोसेस है। तो नेक्स्ट 4 से 5 मंथ के अंदर जो इम्पैनलमेंट एंड जो इंश्योरेंस वाला टाई अप है वो हो जाएगा। एंड इसके होने के बाद आपको हमारा जो ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ करके 30 से 35% के अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएगी, और 30 से 35% जैसे ही हमारा ऑक्यूपेंसी पहुंचता है वैसे ही हम एक इबिटा लेवल पर ब्रेक इवन हो जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे, इनका जो आगरा में इन्होंने एक नया हॉस्पिटल था जिसका पहले नाम शांति वेद था, उसको इन्होंने एक्वायर किया है, उससे रिलेटेड पूछा गया कि उसका कितना एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड होगा और कब वो ब्रेक इवन होगा। तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में बताया कि जो आगरा वाला हॉस्पिटल्स है वो आगरा वाला जो हॉस्पिटल है वो हमारे बुक में Q4 में ऐड हो जाएगा। एंड फिर हम जो इस हॉस्पिटल्स को जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, ऑपरेशनलाइज कर देंगे। एंड करेंटली ये हॉस्पिटल अभी अंडर इंटीग्रेशन है, अंडर जो है कुछ इंटरनली उसमें कुछ इंप्रूवमेंट के काम चल रहे हैं, तो वो अभी अंडर इंटीग्रेशन है। वो कंप्लीट होते हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में वो हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाएगा। एंड स्टार्टिंग में इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास, 30,000 के आसपास रहेगा, जो कि जैसे जैसे हॉस्पिटल आगे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हम नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर्स में हम इस हॉस्पिटल में जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज है वो स्टार्ट करेंगे। मींस जो एडवांस ट्रीटमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है या कैंसर ट्रीटमेंट है वो भी स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ये सर्विसेज स्टार्ट होंगी हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो बढ़ करके हमारा जो ग्रुप का एवरेज आरपोब है उसके आसपास पहुंच जाएगा। फर्दर इन्होंने आगे बताया कि हमारा जो डॉक्टर्स का कॉस्ट है वो हमारे टोटल रेवेन्यू का 21.5% होता है। एंड बाकी आगे इन्होंने अपने एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड के ग्रोथ के बारे में बताया कि हमारा क्वार्टर वन में जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है हम उसको आगे से आरपोप बोलेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जा रहा है बोलने में। तो हमारा जो Q1 में आरपोप था वो 32,395 रुपीज था, जो कि Q2 में थोड़ा घट गया है, 32,015 रुपए हो गया है। एंड ये घटने के पीछे रीजन ये है कि हमारा जो झांसी ओरछा वाला हॉस्पिटल है वहां पर हमारा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। वहां पर ऑक्यूपेंसी हमारी जो 40-45% हुआ करती थी वो बढ़ करके अभी 70% हो गई है। लेकिन झांसी ओरछा वाला हॉस्पिटल में हमारा जो आरपोब है वो हमारे जो एवरेज आरपोब है हमारे टोटल ग्रुप का उसका लगभग आधा है, जिसकी वजह से वहां पर हमारा ऑक्यूपेंसी तो बढ़ गई लेकिन आरपोब म्यूटेड रहा, आरपोब में कोई ग्रोथ नहीं आई। इसकी वजह से आपको दिखाई देगा कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है और आरपोब है वो Q2 में कंपेयर टू Q1 थोड़ा सा कम है या म्यूटेड है। एंड लेकिन हम जो दिल्ली और फरीदाबाद वाला जो हमारा हॉस्पिटल है वहां पर आरकोब हमारे ग्रुप एवरेज से काफी ज्यादा है। तो हम अपने दिल्ली एंड फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल का जैसे जैसे हमारा जो बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी आपको हमारा जो आरपोब है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में होपफुली हमारा आरपोब हमारे ग्रुप एवरेज जो अभी आरपोब चल रहा है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। एंड हमारा जो फुल ईयर का आरपोब का जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो 8 to 9% रहेगा, इतना हमारा बढ़ जाएगा देन द लास्ट ईयर। फर्दर इन्होंने अपने इनकम टैक्स के जो इशू थे उसके बारे में बताया कि हमारे जो एसेट्स एंड एफडी थे वो अनफ्रीज हो चुके हैं और सारा जो मैटर है वो बाय द एंड ऑफ FY26 क्लोज हो जाएगा। फर्दर इनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रीवियस कॉल में इन्होंने बोला था कि नेक्स्ट ईयर में 1400 से 1500 करोड़ का ये लोग कैपेक्स करेंगे, तो उसके लिए कितना डेप्ट ये लेंगे और उस डेट का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है यानी बैंक से जो इंटरेस्ट इनको देना रहेगा वो कितना होगा। तो मैनेजमेंट ने बोला कि करेंटली 250 बेड का हॉस्पिटल इन्होंने आगरा में उसका एक्विजिशन किया है। एंड इसके बाद फर्दर ये 300 से 400 बेड के एक और हॉस्पिटल का नेक्स्ट क्वार्टर में एक्विजिशन करेंगे एंड उसके लिए भी डिस्कशन चल रहा है। एंड जो ये 1400 से 1500 करोड़ का कैपेक्स का इन्होंने गाइडेंस दिया था लास्ट क्वार्टर में, वो बोला था इन्होंने कि 4 से 4.5 साल में मतलब 3 साल में तो ये इस पैसे को एक्विजिशन में खर्च करेंगे एंड उस पूरे एक्विजिशन को कंप्लीट होने में 4.5 साल का वक्त लग जाएगा। तो ये जो 1500 करोड़ का कैपेक्स का गाइडेंस है अगले 4.5 साल के लिए है। एंड हम अभी तो हम कोई डेट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमारे बैलेंस शीट के ऊपर ही अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है। तो हम जितने भी हम एक्विजिशंस कर रहे हैं अपने इंटरनल एक्यूरल से कर रहे हैं। एंड इन फ्यूचर अगर हमको कोई डेट लेना पड़ता है तो वो डेट हमारा जो है PSU बैंक से लेंगे और वो हमारा लगभग 7.5 से 8% का हमारा उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहेगा, या मतलब इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं कि हम 7.5 से 8% के ब्याज पर हम वो डेट उठाएंगे। फर्दर इन्होंने आगे ये बोला कि हाँ हमने कुछ 2 नए इंफॉर्मेशन सेंटर एंड OPD सेंटर ताशकंद एंड नायरा
में खोले हैं। एंड हमारा आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में हम 4 से 5 और इंफॉर्मेशन सेंटर ओपन करेंगे जो कि अलग अलग कंट्रीज में होंगे। एंड मैनेजमेंट आर होपफुल कि बाई H127 वी विल सी वेरी गुड रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय इंटरनेशनल बिजनेस। एंड इंटरनेशनल बिजनेस का जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो डोमेस्टिक बिजनेस की तुलना में 45 से 55% ज्यादा होता है। तो हमारा जो आरपोब है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फर्दर मैनेजमेंट ने आगे बोला कि जो दिल्ली वाला हॉस्पिटल है उसका करंट आरपोब 34,000 है, लेकिन अभी इंश्योरेंस का टाई अप होना बाकी है और कुछ और इम्पैनलमेंट होने बाकी हैं, जिसकी वजह से अभी उसका आरपोब आपको 34,000 ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और अभी क्या है कि हमने जो प्राइसेज अपने ट्रीटमेंट के वो भी कम रखे हैं। तो नेक्स्ट 2 से 3 मंथ में जब ये सारे टैरिफ और सारे इंश्योरेंस के टाई अप और जो सारे इम्पैनलमेंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अपने प्राइसेज भी अप करेंगे। एंड जो हमारे इंटरनेशनल पेशेंट्स है, दिल्ली एयरपोर्ट के पास हमारा हॉस्पिटल है, तो जो इंटरनेशनल पेशेंट्स है उनका भी विजिट हमारे हॉस्पिटल में बढ़ रहा है और उनका विजिट आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको हमारा आरपोब भी जो है, हमारा जो गाइडेंस है कि हम 40,000 हमारा दिल्ली वाला हॉस्पिटल का आरपोब बढ़ा के हम 40,000 लेके जाएंगे, तो हमारे 40,000 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। फर्दर इन्होंने अपने रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर के गाइडेंस दिया कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है मिनिमम 30% रहेगा। हम 30% से ज्यादा ही ग्रोथ करेंगे, इससे कम हमारा ग्रोथ नहीं आएगा FY26 में भी, FY27 में भी। एंड फर्दर इन्हें अपने इबिट्टा मार्जिन के बारे में बोला कि जो हमारा इबिट्टा मार्जिन है करंटली 23% है। तो आगे आने आपको जो H1 में हमारा 23% रहा है, तो जो H2 में अभी जो ये हाफ ईयर बाकी है, तो इस हाफ ईयर में जो हमारा इबिट्टा मार्जिन रहेगा वो 23% से ज्यादा ही रहेगा, लगभग मतलब 0.5% ज्यादा ही रहेगा, तो मे भी 23.5% रहेगा। फर्दर इन्होंने अपने आगरा हॉस्पिटल के बारे में बताया कि ये पूरे आगरा में ये फर्स्ट हॉस्पिटल है जो कि एक कारपोरेट हॉस्पिटल है। मतलब कि यथार्थ बोल रहा है कि वी आर फर्स्ट कारपोरेट हॉस्पिटल इन आगरा। एंड हमारी जो टोटल बेड कैपेसिटी है 250 बेड्स की है। एंड आप अगर देखें कि आगरा के आसपास की जो लोकेशन है वहां पर काफी ज्यादा ह्यूज पॉपुलेशन है, आगरा में भी काफी डेंस पॉपुलेशन है। इसके अलावा हाथरस है, सैफई है, इटावा है और सिकोहाबाद है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है। और ये सारे पेशेंट जो है ट्रीटमेंट के लिए आगरा में ही आते हैं और पूरे रीजन में हमारे जैसी कंबाइंड फैसिलिटी किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम 150 बेड से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको बढ़ा करके हम 1-2 क्वार्टर के अंदर ही 250 बेड तक लेके जाएंगे। एंड इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी हॉस्पिटल में पूरा कैपेक्स है। हमको केवल बेड ऐड करने हैं और पेशेंट एडमिट करने हैं। एंड फर्दर इन्होंने ये भी बोला कि क्योंकि ये एक रनिंग हॉस्पिटल्स है, इसलिए हमको तुरंत ही इसके सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड इसमें ऑलरेडी अगर आप देखें तो 1-2 सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज ऑलरेडी रनिंग है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी इसमें ऑलरेडी होती है, कार्डियक सर्जरी इसमें ऑलरेडी होती है। तो जल्दी ही हमारा जो है ऑक्यूपेंसी प्लस एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड दोनों ही बढ़ जाएगा। फर्दर जो CGHS वाली फैसिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसके बारे में इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने CGHS स्कीम के अंतर्गत जो रेट्स थे ट्रीटमेंट के वो बढ़ा दिए हैं। तो ये बढ़े हुए रेट्स अक्टूबर से लागू हो गए हैं, इंप्लीमेंट हो गए हैं। तो इस साल हमारा जो रेवेन्यू है उसमें आपको लगभग 1.5% की ग्रोथ दिखाई देगी ड्यू टू CGHS। एंड जो हमारा इबिट्टा है उसमें 1% की ग्रोथ दिखाई देगी ड्यू टू CGHS। एंड नेक्स्ट ईयर में CGHS की वजह से हमारा जो इबिट्टा है वो 2.5% ग्रो हो जाएगा। सॉरी, हमारा जो रेवेन्यू है 2.5% ग्रो हो जाएगा। एंड जो हमारा इबिट्टा है वो 1.75% का उसमें भी राइज हो जाएगा। एंड अभी हमारा टोटल बिजनेस का 37% रेवेन्यू गवर्नमेंट बिजनेस से कंट्रीब्यूट होता है। फर्दर जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल है, उसके बारे में मैनेजमेंट ने बताया कि जो हमारा एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है वो पहले 5-6 क्वार्टर पहले 4.8 डेज हुआ करता था, जो भी बढ़ करके 4.06 डेज हो गया है। उसके पीछे रीजन ये घट करके 4.06 डेज हो गया है 4.8 से। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास जो न्यू सेट ऑफ टेक्नोलॉजी हम एक्वायर कर रहे हैं, जैसे कि रोबोटिक्स है, हाई एंड स्पेशलिटीज है, एंड जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, ये सब होने की वजह से क्या होता था कि जिन ट्रीटमेंट्स के लिए पहले पेशेंट को 3 से 4 दिन 5 दिन एडमिट रहना पड़ता था, वो ट्रीटमेंट्स अब केवल 2 से 3 दिन में हो जाते हैं। एंड इसके बाद पेशेंट को रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको हमारा एवरेज लेंथ ऑफ स्टे वो घटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए और बेटर है, क्योंकि हमको जल्दी हम प्रेशर को जो पेशेंट है उसको रिलीज कर देते हैं, तो हमको पैसा तो पूरा मिलता है, तो और हमको जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है उसमें हम नए पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। आगे मैनेजमेंट ने ये बताया कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है उसमें हमने पिछले 3 साल में अगर देखें तो 8 से 10% ग्रोथ किया है, और अगले 3 साल में हम इसको 8 से 10% और ग्रो करेंगे।
एंड फर्दर स्पेशली ड्यू टू अवर दिल्ली एंड फरीदाबाद हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर जो ऑन्कोलॉजी ट्रांसप्लांट की जो फैसिलिटी है और एंड इंटरनेशनल पेशेंट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। एंड इसके अलावा जो हमारी अदर फैसिलिटीज है या जो अदर हॉस्पिटल्स हैं वो भी हम एनसीआर रीजन में ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आरपोप है वो आपको आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फर्दर इन्होंने आगे ये बोला कि हमारा जो मेच्योर हॉस्पिटल्स है उससे इबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट आगे भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी वहां पर जो अगर आप हमारा बेड ऑक्यूपेंसी देखें तो 65% है एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी, जो कि हम उसको एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ा करके 75% तक लेके जा सकते हैं। तो जो हमारा 65 से 75% बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा 10%, तो इस 10% से जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होगा उसकी वजह से हमारा इबिटा मार्जिन और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, तो और भी ज्यादा इंप्रूव होगा ही इन फ्यूचर में। फर्दर इन्होंने अपना जो कॉस्ट ऑफ बेड सेटअप एंड ब्रेक इवन पीरियड के बारे में बताया कि एक बेड सेट करने में कितना कॉस्ट आता है। तो मैनेजमेंट ने ये बताया कि अगर हम कोई ब्राउन फील्ड कैपेक्स करते हैं तो उसमें हमारा एक बेड कैपेक्स करने में 75 लाख का खर्च आता है। ब्राउन फील्ड मतलब क्या होता है, जहां पर ऑलरेडी बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, केवल आपको मशीनरी टूल्स कुछ पहले से होती है, कुछ आपको उसमें ऐड करनी पड़ती है। तो कुछ एग्जिस्टिंग टूल्स इनके पास पहले से होता है उन हॉस्पिटल्स में, तो वहां पर अगर ये लोग कैपेक्स करते हैं एक नए बेड का, तो इनको ये एक बेड का जो कॉस्टिंग है 75 लाख रुपए आता है। और अगर ग्रीन फील्ड कैपेक्स करते हैं, मींस किसी नए हॉस्पिटल में सारा सेटअप ये लोग सेटअप एस्टेब्लिश करते हैं, तो इनको एक बेड को कैपेक्स करने में 1 करोड़ का खर्च आता है। एंड जो इनका ब्रेक इवन पीरियड है, जो अगर ब्राउन फील्ड कैपेक्स कर रहे हैं तो उसमें इनका ब्रेक इवन पीरियड 15 मंथ का रहता है, और अगर ग्रीन फील्ड कैपेक्स करते हैं तो एक बेड का जो ब्रेक इवन पीरियड है वो लगभग 17 to 18 मंथ आता है। फर्दर इन्होंने बोला कि जो हमारा डेटर डेज है वो हमने 8 से 10 दिन तक घटाया है। करेंटली हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू एबिटा का रेशियो आप देखें तो 58% है। एंड अपने मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर के मैनेजमेंट ने बताया कि लगभग 700 बेड्स इन्होंने Q2 में ऐड किए हैं, और अगले 4-5 क्वार्टर में हम किसी एक क्वार्टर में 700 बेड्स ऐड नहीं करने वाले हैं। तो मीन्स हमारा जो कैपेक्स है 700 बेड से कम ही रहेगा, तो हमारा जो खर्च है वो कम रहेगा। एंड जिसकी वजह से आपको हमारा बेड ऑक्यूपेंसी भी बढ़ती रहेगी एंड हमारा जो इबिटा मार्जिन है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फर्दर इन्होंने सेंसस बेड्स के बारे में बताया। सेंसस बेड्स का मतलब होता है कि जितने बेड्स एट ए टाइम हॉस्पिटल्स में ऑक्यूपाइड होते हैं पेशेंट से। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास लगभग टोटल 2550 बेड्स हैं, जिसमें से 1750 बेड हमारे एवरी टाइम ऑक्यूपाइड रहते हैं पेशेंट से। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि हमने अभी रिसेंटली 516 करोड़ का कैपेक्स किया है, वो हमने न्यू हॉस्पिटल्स के एक्विजिशंस के लिए किया है। हमारे ऊपर रिसेंटली करेंटली कोई भी डेट नहीं है, पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी है। एंड अपनी यूनिट वाइज फैसिलिटी के बारे में मैनेजमेंट ने आगे डिस्कस किया कि हमारा जो नोएडा एक्सटेंशन है, नोएडा एक्सटेंशन वाला जो हॉस्पिटल्स है वहां पर कैंसर ट्रीटमेंट होता है एंड जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं वो वाले सारे ट्रीटमेंट होते हैं। फर्दर जो ग्रेटर नोएडा है वहां पर किडनी एंड लीवर का ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है। एंड जो फरीदाबाद और दिल्ली वाला जो नया हॉस्पिटल्स है वो पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड क्वाटरनरी क्योर इंक्लूडिंग ट्रांसप्लांट, मींस क्वाटरनरी क्योर हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कि ट्रांसप्लांट भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो आगरा वाला इनका न्यू हॉस्पिटल्स है जो अभी क्वार्टर जो फर्स्ट जनवरी से, जो कि जनवरी से ये लोग जनवरी 2026 से स्टार्ट करेंगे, उसमें लगभग आप देखेंगे कि एंटायर स्पेशलिटी केयर है जिस एंड उसमें कैंसर का भी ट्रीटमेंट ये लोग करते हैं। फर्दर आगे इन्होंने अपने कैपेक्स के बारे में बताया कि हम लोग नोएडा एंड जो नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा में हम ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं एंड इसका जो यूटिलाइजेशन है वो लगभग अगले 15 से 18 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाई FY28 हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बेड्स हैं लगभग 3000 बेड्स हो जाएंगे। एंड अगले 3 से 4 सालों के अंदर हमारे पास जो बेड्स आज के समय में, मतलब आज के समय में इनके पास लगभग 2500 बेड्स हैं, तो लगभग हमारे जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो लगभग 5000 हो जाएंगे अगले 3 से 4 सालों के अंदर। एंड फर्दर इन्होंने अपने जीएसटी रेट कट से इनको क्या बेनिफिट हुआ इसके बारे में भी बताया कि जीएसटी रेट कट हुआ है कंज्यूमेबल्स एंड इसके अलावा जो केमिकल्स है उनके ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है उसमें 0.3 to 0.5% का इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड जो हमारा इबिटा है उसमें भी 0.3 to 0.5% का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो दोस्तों ये था इनका टोटल कॉन्फ्रेंस कॉल एंड बिजनेस मॉडल। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनका वैल्यूएशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो करेंटली इनका मार्केट कैप 6700 करोड़ का है एंड इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 30% के रेट से ग्रो करेंगे। वैसे तो इनका ग्रोथ 35% से ज्यादा ही आ रहा है, लेकिन 30% का भी अगर हम जो मीडियोकर 30% का जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड पी कैलकुलेट करें तो वो निकल के आता है 38 के आसपास, और अभी इनका करंट पी 44 चल रहा है, तो 38 के आसपास 1 ईयर फॉरवर्डेड पी निकल के आता है, जो कि अगर आप थोड़ा सा जो 35% का रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूट हो रहा है अगर उस रेशियो से कैलकुलेट करेंगे तो निकल के 30-32 के आसपास निकल के आएगा। तो मींस आपको 30 से लेकर 30-35 के
कि पीई में आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है, ऐसी हॉस्पिटल चेन मिल रही है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, सबसे फास्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल चेन है इन नॉर्थ इंडिया, एंड इसके अलावा उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी 35% आ रहा है। तो 35 के पीई पर 35 के रेट से ग्रो करने वाली आपको हॉस्पिटल चेन मिल रही है, जो कि वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, बहुत लिबरेटिव है, क्योंकि अगर दूसरे हॉस्पिटल्स आप देखें, मैक्स देखें, वेदांता देखें, जो दूसरे फोर्टिज देखें, तो उनका पीई आपको काफी हाई मिलेगा। तो पीई वाइज काफी सस्ती है, सही वैल्यूएशन पे मिल रही है। मैं सस्ती भी नहीं बोलूंगा, लेकिन वैल्यूएशन अच्छा है, मैं ये बोलूंगा। तो अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है कंपनी। और अगर आप इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पे प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो निकालते हैं, तो वो भी 1 के आसपास निकल के आता है, जो कि काफी अच्छा है, अच्छा माना जाता है फाइनेंस की दुनिया में। तो दोस्तों, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ वो बता सकता हूँ आपको कि मैं इसमें, मेरे पास कुछ ऑलरेडी 3-4 क्वार्टर पहले से होल्डिंग है, तो मेरे पास तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी उसमें चल रहा है। एंड मैं इसमें जैसे इनके रिजल्ट जैसे जैसे हर क्वार्टर में आते हैं, मैं थोड़े थोड़े शेयर करके और ऐड करता जाता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। एंड आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपने बेसिस पर लें। आप लोगों को मेरे वीडियो से आई होप की हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड उनको भी हेल्प मिलेगी हमारे वीडियो से। तो दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी नए कंपनी के एनालिसिस के साथ।